अभी 2021 में ये मुद्दा बहुत चर्चा में रहा जब हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना, जो कि उस वक्त मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ा गंभीर संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे न्यायपालिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उचित नहीं है, महिलाएं न के बराबर वहां पर देखी जाती। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी न्याय व्यवस्था समावेशी और समता परक नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था में तमाम तरीके की समस्याएं और खासकर लैंगिक पूर्वाग्रह वहां पर बना हुआ है, और इसलिए उन्होंने वकालत किया कि 50% सीटें वह महिलाओं को आरक्षित कर दी जाए न्यायपालिका में। उन्होंने आह्वान किया कि महिलाएं जो हैं वह न्यायपालिका में अपने प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाएं। उन्हें पाने के लिए पूरा संसार है और खोने के लिए केवल अपने जंजीर। यानी वहां पर जो है उनका मानना है कि न्यायपालिका में अगर महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी करें तो इसके जो परिणाम होंगे सकारात्मक और दूरगामी होंगे। इन्हीं मुद्दों को एक एक करके हम लोगों को अभी देखना है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो यहां पर इन्होंने बोला है कि हमारे यहां पर महिलाओं की संख्या न्यायपालिका में कम है, उनका प्रतिनिधित्व कम है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो केवल 12% महिला जो है न्यायाधीश वहां पर देखी जा रही है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो लगभग यहां पर जो है 13% वीमेन जो है वो देखी जा रही है। और अगर हम बात करें अधीनस्थ न्यायालय की तो लगभग 35% महिलाएं हैं, 35% वीमेन जो हैं वो यहां पर न्यायाधीश के रूप में देखी जाती है, और यह संख्या इनकी आबादी के हिसाब से न के बराबर है। जो हमारे उच्चतर न्यायालय वहां पे तो बहुत ही ज्यादा प्रतिनिधित्व कम है, अधीनस्थ न्यायालयों में तब भी यहां पर न्यायाधीशों की संख्या कम है। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है वजह कि महिलाओं की संख्या यहां पर कम है? तो आपको देखना पड़ेगा कि शुरुआत से ही मूल में भूल है, यानी कि महिला अधिवक्ता के रूप में ही नहीं बन पाती है, एडवोकेट के रूप में ही नहीं बन पाती है, और वहीं पर समस्या है। और अगर वहां पर देखें तो हमारे यहां 17 लाख अधिवक्ता हैं, और इन 17 लाख अधिवक्ता में केवल 15% महिलाएं यहां पर हैं, 15%। आप समझिए लीगल फील्ड में महिलाएं वैसे ही बेहद कम यहां पर हैं। और अगर बार काउंसिल की बात किया जाए, जो राज्य के बार काउंसिल होते हैं, अगर उनकी बात किया जाए तो केवल 2% महिलाएं यहां पर जो है देखने को मिलती हैं। यह अपने आप में बताता है कि हमारा न्यायपालिका न्याय व्यवस्था वह महिलाओं के संदर्भ में किस तरीके से अल्प प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है, और महिलाएं यहां पर नहीं देखी जाती। तो सवाल यह है कि आखिर जो है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो है जो संरचना है वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था अभी भी शेष है, और इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण कहीं न कहीं महिलाएं जो हैं उनको यह मान लिया जाता है कि उनके लिए यह कार्य क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, विधिक क्षेत्र उनके लिए कार्य उपयुक्त नहीं माना जाता है। महिलाओं के लिए एक स्टीरियोटाइप इमेज होता है, और वह जो स्टीरियोटाइप इमेज होता है वो बताता है कि महिलाएं कुछ खास कामों में ही फिट होती हैं। जैसे उनको बोल दिया जाएगा कि तुम शिक्षक बन जाओ, तुमको बोल दिया जाएगा नर्स बन जाओ, बैंकिंग के क्षेत्र में चली जाओ, वहां पर वो ठीक है। लेकिन जैसे ही सार्वजनिक जीवन की बात आती है या ऐसे क्षेत्रों की बात आती है जहां तार्किकता की जरूरत होती है, वहां पर महिलाओं को बेहतर नहीं माना जाता, यह समाज स्वीकार ही नहीं कर पाता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि प्राचीन काल से ही हमारे जीवन को दो भागों में बांट दिया गया, एक निजी जीवन और एक सार्वजनिक जीवन। महिलाओं को निजी जीवन यानी घरेलू जीवन तक सीमित कर दिया गया, और कहा गया कि महिलाएं जो हैं उनका एक ही मात्र भूमिका है, वह घरेलू कार्यों का प्रबंधन करना, बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार और संस्कृति की रक्षा करना। ये जिम्मेदारी उठाकर महिलाओं को दे दी गई। सार्वजनिक जीवन माना गया कि तार्किकता का क्षेत्र है, आक्रामकता का क्षेत्र है, वह क्षेत्र पुरुषों के लिए होगा, पुरुष ही वहां उपयुक्त हो सकते हैं। महिलाएं तो सार्वजनिक जीवन में असुरक्षित हो जाएंगी, उनके लिए वह जीवन क्षेत्र है ही नहीं। तो सार्वजनिक जीवन में चाहे वो राजनीति हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे वह विधि व्यवसाय हो, यह तमाम क्षेत्र महिलाओं के लिए बंद कर दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता का विकास हुआ, समाज प्रगति करता गया, लोगों की सोच बदलती गई, और हमने देखा कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रही। भारत में भी देखें तो आजादी के बाद संविधान ने महिलाओं को तमाम अधिकार दिए, लेकिन ये अधिकार रियलाइज होने में हमें लंबा वक्त लग गया। अधिकार केवल संविधान में देने से ही लोगों को नहीं मिल जाते।
जब तक लोगों की सोच, जो अधिकार देने वाला है उसकी सोच, जो अधिकार लेने वाला है उसकी सोच नहीं बदले, हम अधिकार मांगेंगे ही नहीं तो अधिकार मिलेगा भी नहीं। तो यहां पर समस्या ये रही कि एक तो महिलाओं को लेकर स्टीरियोटाइप इमेज रही है कि आप जो है विधि क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है, आपके अंदर भावनात्मकता होती है और यह तार्किकता का क्षेत्र है, इसलिए उनको यहां से हमेशा अलग थलग वहां पर देखा जाता रहा। दूसरी बड़ी समस्या यहां पर रहा है कि न्यायपालिका में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है अवसंरचना की। न्यायपालिका में उपयुक्त अवसंरचना महिलाओं के लिए नहीं, उपयुक्त अवसंरचना यहां पर जो है वह महिलाओं के लिए नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है और यह विडंबना किस रूप में यहां पर दिखाई देती है? अगर आंकड़ों की हम यहां पर बात करें तो स्थिति बेहद खराब है। केवल 22% ऐसे न्यायालय हैं जहां पर यह देखा 6000 अधीनस्थ न्यायालयों में से 6000 सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनमें से अगर हम बात करें 6000 अधीनस्थ न्यायालयों में से केवल 22% न्यायालय ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए वॉशरूम है, महिलाओं के लिए वॉशरूम। तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह समस्या आती है कि जब महिलाओं के लिए वॉशरूम ही नहीं है, उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर महिलाएं क्यों जाएंगी? वहां पर महिलाएं अपने को अनकंफर्टेबल फील करती हैं, असुरक्षित फील करती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं का जो प्रोत्साहन है वह अपने आप कम हो जाता है। यह भी एक बड़ा कारण यहां पर देखने को मिलता है। तीसरी एक बड़ी समस्या यहां पर जो देखने को मिल रही है वह देखने को मिल रही है कि महिलाएं जो हैं यहां पर वह देखा जाता है कि अधिवक्ता के रूप में नहीं है, यानी लीगल एजुकेशन ही नहीं हो पा रही, अधिवक्ता के रूप में नहीं है, शुरुआती रूप में ही उनको वहां पर जो है लीगल एजुकेशन, विधिक शिक्षा उनको नहीं दी जा रही है। और जब विधिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में उनका प्रवेश जो है वह न्यायालयों में किस तरीके से हो पाएगा, यह सोचने का विषय यहां पर है। इनके अलावा जो यहां पर देखा जाता है कि महिला दबाव समूह भी सक्रिय नहीं है, महिलाओं का कोई दबाव समूह भी इस तरीके का नहीं है जो न्यायपालिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को वहां पर बढ़ावा देने की बात करे, और इस वजह से भी महिलाएं न्यायपालिका में नहीं आ पाई। हम अगर यहां पर अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लॉ का जो पढ़ाई है वो बच्चियों को नहीं कराया जा रहा है, इस वजह से उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में वहां तो कोलेजियम व्यवस्था के तहत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। असल में कोलेजियम व्यवस्था भी पूर्वाग्रह पर आधारित है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1950 से लेकर अगर हम आज 2023 तक की बात करें तो अब तक कितनी महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हो चुकी होंगी, कुछ आइडिया है? नहीं, इतना भी नहीं। अभी तक 11 महिला न्यायाधीश यहां पर है। 80 के डिकेड में 89 में लगभग जो है फातिमा जी जो है पहली महिला न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में बनी थी, वो भी हमारे संविधान लागू होने के कितने वर्षों के बाद। और अभी तक केवल 11, 2014 तक ये आंकड़ा केवल 6 था, 2014 तक केवल 6 महिला न्यायाधीश हमारे यहाँ थी और अभी वर्तमान में, यानी जो कोलेजियम व्यवस्था है वह कोलेजियम व्यवस्था भी पारदर्शी नहीं है और वह महिला न्यायाधीशों के फेवर में नहीं है। और जब महिला न्यायाधीश ही नहीं है तो महिला मुख्य न्यायाधीश की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है और 2027 में उम्मीद है कि हमें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वहां पर मिलने वाली है। तो समस्या है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अलग अलग कारणों से वह न्यायपालिका में नहीं दिखाई दे रहा है। इनके साथ साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व न हो पाने के कारण भी महिलाओं को आरक्षण या इस तरीके के जो सकारात्मक भेदभाव उनके साथ किए जा सकते हैं वो वहां पर नहीं किए जाते हैं। तो ये सब रीजन है जिनकी वजह से महिलाएं जो हैं वह न्यायपालिका में अपना बेहतर प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व प्रदर्शित नहीं कर पा रही। अब सवाल यह है कि आखिर इन्हें क्यों इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए? यहां पर इनके प्रतिनिधित्व को अगर हमें बढ़ाना है तो क्यों बढ़ाना चाहिए, इससे क्या फायदा यहां पर होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो यहां पर इसको 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि महिलाओं के आने से न्यायपालिका में विविधता आएगी, डायवर्सिटी आएगी। और हमने क्लास में बताया था कि विविधता क्या होती है कि अगर कार्यस्थल पर अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं तो अलग अलग इनपुट मिलते हैं, अलग अलग विचार आते हैं।
यानी एक वैकल्पिक दृष्टिकोण किसी चीज को देखने का मिलता है। विविधता जो है एक वैकल्पिक दृष्टिकोण लेकर आता है, क्योंकि महिलाओं का जो दृष्टिकोण होगा, जो उनके अनुभव हैं उन पर आधारित होगा, तो न्यायपालिका ज्यादा रिच होगी, न्यायपालिका को फायदा यहां पर मिलेगा। और दूसरा कि अगर वैकल्पिक दृष्टिकोण यानी नए एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव यहां पर महिलाओं के अनुभव न्यायपालिका को मिलेगा, न्यायपालिका इससे ज्यादा बेहतर होगी। और दूसरा, न्यायपालिका की विश्वसनीयता बढ़ेगी। महिला एक बड़ा आबादी, जो आधी आबादी है, अगर उनका प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में होगा तो उनका जो भरोसा है, जो उनका ट्रस्ट है, वह न्यायपालिका में क्या होगा, और ज्यादा मजबूत होगा। तो इसलिए डाइवर्सिफाई अगर किया जाए तो यह जो है न्यायपालिका के लिए ही ठीक है कि न्यायपालिका की वैधता, विश्वसनीयता और मजबूत होगी। इसलिए हमें न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। दूसरा, इसलिए भी हमें बढ़ाना चाहिए कि इससे समावेशिता यहां पर आएगी। समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस होगा, समाज का हर तबका न्याय व्यवस्था तक पहुंच सके। यही तो हमारा आदर्श है। हमारा आदर्श क्या है? जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय। लेकिन सभी के लिए न्याय तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक सभी तक न्याय की पहुंच न हो। और न्याय की पहुंच तब हो पाएगी जब आप उस समाज के लोगों की प्रॉब्लम को, लोगों की समस्याओं को सही तरीके से समझेंगे। अगर महिलाएं जो हैं यहां पर आएंगी न्यायपालिका में, तो लैंगिक जो यहां पर संवेदनशील मुद्दे हैं, वह उन मुद्दों पर निर्णय हो पाएगा। यानी लैंगिक रूप में संवेदनशीलता जो है, लैंगिक संवेदनशीलता का क्या होगा? विकास होगा। लैंगिक संवेदनशीलता जो है न्यायिक प्रक्रियाओं में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, न्यायिक जो है प्रक्रियाओं में लैंगिक संवेदनशीलता यहां पर बढ़ेगी। और इससे क्या होगा? ऐसे निर्णय होंगे जो जेंडर जो है न्यूट्रल वहां पर होंगे और जेंडर सेंसिटिव डिसीजन वहां पर होंगे। यानी महिलाओं के जो मुद्दे हैं वह सही तरीके से एड्रेस हो पाएंगे। यानी यहां पर जो है महिलाओं की समस्या का प्रभावी समाधान यहां पर हो पाएगा। यानी अभी कई बार क्या होता है कि महिलाएं अदालतों में जाकर वह अपना पक्ष नहीं रख पाती, पुरुष न्यायाधीश होते हैं। और कई बार वहां पर कई ऐसे पुरुष भी हो सकते हैं जो उनके प्रति पूर्वाग्रह रखते हो, तो उनके जो पक्ष हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर महिला न्यायाधीश होंगी तो महिलाओं की जो हिंसा से संबंधित, अत्याचार से संबंधित जो मामले हैं, उनमें त्वरित रूप में निर्णय हो पाएगा और तटस्थ निष्पक्ष रूप में निर्णय हो पाएगा। इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पुरुष न्यायाधीश वह अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर भी निर्णय ले सकते हैं, ये एक संभावना रहती है। लेकिन महिलाओं के आने से यह समस्या का समाधान होगा। तीसरा, महिलाएं अगर यहां पर पहुंचती हैं तो केवल महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वंचित वर्गों की समस्या का भी समाधान होगा। क्योंकि महिला वहां पर जो है उस वर्ग से उठकर आ रही, महिलाएं शोषित और पीड़ित रही हैं, तो अन्य वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता भी उनमें रहती है। तो ऐसे में वहां पर बेहतर निर्णय आ पाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा के कानून या दहेज हिंसा के कानून या इससे संबंधित बहुत से यौन हिंसा कानून, तमाम हमारे यहाँ महिलाओं के संबंध में कानून बने। लेकिन जब यह मामले न्यायालय में जाते हैं तो अभियुक्त लोगों को सही तरीके से सजा मिल नहीं पाती। और इसका एक बहुत बड़ा कारण वहां पर होता है कि जो एक संस्थागत पूर्वाग्रह, इंस्टीट्यूशनल बायसनेस होता है, वो बना रहता है। महिलाएं अगर वहां पर पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से एक नए दृष्टिकोण से इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, एक संवेदनशीलता का विकास होगा। तो महिलाएं या वंचित वर्गों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों का सही तरीके से एड्रेस हो पाएगा, सही तरीके से समाधान हो पाएगा। इनके साथ साथ यहां पर तीसरा महत्वपूर्ण चीज है और वह है समता। यहां पर लैंगिक समता सुनिश्चित हो पाएगी। यह हमारे समाज की प्रगतिशीलता के लिए जरूरी है। हमारा समाज जो है अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो लैंगिक समानता का जो स्वप्न है वो हमारा क्या है, वह अधूरा रह जाएगा। इससे क्या होगा? यहां पर महिलाओं को वैकल्पिक एक आकर्षक कार्यक्षेत्र, महिलाओं के लिए एक आकर्षक कार्यक्षेत्र का विकास होगा। अभी जो क्षेत्र जो है उनका नहीं है आकर्षक कार्यक्षेत्र, अगर हमने आरक्षण कर दिया या कोई भी सकारात्मक प्रावधान उनके लिए कर दिया तो एक नया हम वहां पर कैरियर उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं।
जो एक स्टीरियोटाइप इमेज है कि महिलाएं बस इसी काम के लिए वो खत्म होगा, एक नया वैकल्पिक जो है कार्यक्षेत्र, आकर्षक कार्यक्षेत्र उनके लिए निर्मित होगा, महिलाएं इस क्षेत्र में आएंगी। इनसे लैंगिक कानूनों का कार्यान्वयन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। जब समानता होगी तो महिलाएं ऐसे मुद्दों पर वह चुप नहीं रहेंगी। लैंगिक कानूनों का जो है प्रभावी कार्यान्वयन यहां पर हो पाएगा। आप देखिए कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां पर ढीले ढलाई के कारण या विलंब के कारण वह न्याय नहीं मिल पाता। अभी मणिपुर में जो मामला चल रहा है आप देखिए, वहां पर भी ऐसे मामलों में क्या बिल्कुल भी देरी होनी चाहिए। जो महिलाओं को इस तरीके से सार्वजनिक रूप में महिलाओं का अपमान किया जाता है, आखिर पुरुषों का गुस्सा महिलाओं पर ही क्यों निकल रहा है? ये नहीं होना चाहिए। दो समुदायों के बीच में लड़ाई है और उस लड़ाई की शिकार कौन बन रही है? वह महिला वहां पर बन रही है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि महिलाओं की जो आवाज है वह आवाज हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में सुनाई नहीं देती है। उनके मुद्दों को इतने गंभीरता से कोई देखता नहीं है। लेकिन अगर न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा तो इसका असर केवल न्यायपालिका में नहीं दिखेगा, क्योंकि न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका को भी दुरुस्त करती है और न्यायपालिका ही वह अधिकारों की धारणा का विस्तार करती है। तो महिलाएं अगर आएंगी तो कार्यपालिका और विधायिका को भी लैंगिक रूप में संवेदनशील बनाने के लिए निर्देश देंगी और ऐसे अधिकारों का विस्तार करेंगी जो महिलाओं के लिए आज के समय में जरूरी है। तो इसलिए यह प्रश्न भी यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि आखिर जो है विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो अब आप लोग इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं।